कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी अपने अपने ऑडियो और वीडियो बंद कर रखें और यह भी ध्यान रहे कि बीच में यह ऑन ना हो जाए और ना ही शेयर स्क्रीन ऑप्शन को दबाए ताकि आप सभी सुविधाजनक इस कार्यक्रम को देख सुन पाए। सबको नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंचेरी के हिंदी विभाग और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला के छठे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है 20वीं सदी के विचार और इस विषय पर विस्तृत रूप से व्याख्यान देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच कालडी श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर अच्युतानंद मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रार्थना गीत। अब मैं स्वागत भाषण के लिए इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका तथा हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीए जी को आमंत्रित करती हूँ। सेंट पीटर्स महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य वक्ता श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी, केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.एन. विश्वंभरन सर, सचिव डॉक्टर सी. राधामणि जी, मंडल के अन्य आदरणीय सदस्यों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से जुड़ गए प्राध्यापक बंधुओं, शोध छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का एक व्याख्यान है। इसमें
सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के प्रति हमारा आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर है। सर के प्रति हिंदी विभाग का आभार। आपके प्रोत्साहन के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं और आपको इस राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी। डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी कवि हैं और आलोचक भी हैं। पहले वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे। कुछ महीने पहले श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़ गए हैं। पहले भी केरल के विभिन्न महाविद्यालयों में उन्होंने कई व्याख्यान दिए हैं। केरल के हिंदी प्राध्यापकों के बीच आप सुपरिचित हैं। आपने हमारे निमंत्रण को बड़ी खुशी से स्वीकार किया था। सर, आपके प्रति सेंट पीटर्स महाविद्यालय और केरल हिंदी साहित्य मंडल का आभार व्यक्त करती हूँ और दोनों की तरफ से सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की तरफ से सब प्रेम सादर इस वेबिनार में आपका स्वागत करती हूँ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कई प्राध्यापक बिंदु इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ गए हैं और कई शोध छात्र हैं, छात्र छात्राएं भी हैं। सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.एन. विश्वभरन सर, सचिव डॉक्टर सी राधामणि जी, मंडल के अन्य आदरणीय सदस्य प्रोफेसर शशिधरन सर, प्रोफेसर रवि सर, प्रोफेसर अजिता जी, प्रोफेसर के वेलायुधन सर, हमारे ही विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर M.K. चंद्रशेखर वार्य सर, मुरलीधरन सर, मनोहरन सर, सभी विद्वजनों को इस राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक और बार हार्दिक स्वागत और प्रणाम। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य जी डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को आमंत्रित करते हैं। Good afternoon, very good afternoon to one and all. Respected Head of the Department of Hindi, St. Peter's College, Kolancheri, Coordinator of this program, Dr. Sindhu T.A. Today's resource person, our very respected Dr. Achyutanand from Kaladi University, Kerala Hindi Sahitya Mandal office bearers and members, and dear students and teachers. This is a wonderful series of Hindi seminar is conducting by Hindi Department of St. Peter's College for last 4 or 5 Sundays. And it is very wonderful, and at the same time it's very useful for the students and teaching faculty as well as the well-wishers of the Hindi literature. And I am giving also this moment all the best for the program, all the best for these participants, those who are joining with us, and especially special thanks to Dr. Achyutanand for joining with us. Thank you. All the best once again. धन्यवाद। अब मुख्य भाषण का समय है। व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर अच्युतानंद जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कविता और आलोचना दोनों में समान रूप से सक्रिय अच्युतानंद जी का जन्म 11 अगस्त 1982 को बोकारो झारखंड में हुआ। कविता संग्रह आंख में तिनका एवं उत्तर मार्क्सवादी चिंतकों पर केंद्रित विचार और आलोचना की पुस्तक बाजार के अरण्य में प्रकाशित, कविता पर केंद्रित आलोचना की पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज इसी वर्ष प्रकाशित, प्रेमचंद साहित्य संस्कृति और राजनीति शीर्षक से प्रेमचंद के प्रतिनिधि निबंधों का संकलन, साहित्य की समकालीनता शीर्षक के अंतर्गत साहित्य और समय के अंदर संबंधों पर केंद्रित लेखों का संकलन एवं संपादन, कबीर की कविता पर लेखों का संकलन संपादन तथा प्रसिद्ध अफ्रीकी उपन्यासकार चिनुबा अजेबा के उपन्यास एरो ऑफ गॉड का हिंदी में देवता का बाण शीर्षक से अनुवाद।
कविता के लिए वर्ष 2012 में शब्द साधक युवा सम्मान एवं वर्ष 2017 में भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से पुरस्कृत। अभी वे श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय खारडी में अध्यापक के रूप में कार्यरत है। अब मैं डॉक्टर अच्युतानंद जी को 20वीं सदी के विचार नामक विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी कॉलेज के प्रिंसिपल साजू वैशी का, कार्यक्रम की संयोजिका सिंधु टी का एवं केरल साहित्य मंडल का मैं अभिवादन व्यक्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वजन, प्रोफेसर के वेलायुधन जी का, आर शशिधरन जी का, पी रवि, के प्रभाकर, प्रोफेसर अजीता, प्रोफेसर शांति नायर, प्रोफेसर प्रभाकरन हेबार इलियास जी का मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जितने विद्वजन हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया या मैं नहीं जानता हूं, उन सब का भी मैं अभिवादन व्यक्त करता हूं। नागार्जुन की भाषा में कहें तो मेरे इस अभिवादन में सभी का अभिवादन शामिल है, सभी के प्रति मैं अभिवादन करता हूँ। मित्रों, अभी मैं ये गीत सुन रहा था तो बार बार मेरे जहन में एक ही पंक्ति कौंध रही थी कि दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। और ये इस समय मुझे लगता है कि अगर मेरी बात में कहीं कोई कमी या कोई इस तरह की कोई बात रह जाए तो आप उस पंक्ति को याद करिएगा। जो है 20वीं सदी पर बात करना लगभग असंभव सी बात है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? तो मैं ईयरफोन लगा रहा हूँ, इसलिए मैं एक बार जानना चाहता हूँ, आवाज ठीक आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज साफ आ रही है? ईयरफोन हटाने से ज्यादा अच्छा आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक्चुअल में मेरे उस जैक में कोई दिक्कत। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 20वीं सदी पर कोई भी बातचीत किसी एक गोष्ठी में संभव नहीं है। किसी एक गोष्ठी में या किसी एक कार्यक्रम में 20वीं सदी के बारे में बात नहीं की जा सकती। इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि 20वीं सदी तमाम तरह के अंतर्विरोधों से भरी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में शुरुआती दशकों में जहां एक और हम समाजवाद की जीत देखते हैं, बाबू सर म्यूट है। सही हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 20वीं सदी तमाम तरह के अंतर्विरोधों से भरी हुई सदी है। जहां एक तरफ समाजवाद की जीत है, वहीं 20वीं सदी के खात्मे पर समाजवाद की पराजय भी है। और इस एक सदी में इतनी तरह की चीजें गुजरी हैं, उसे किसी एक विचारधारा या किसी एक दृष्टि से, किसी एक मानक के तहत देखना असंभव है। और इसलिए मुझे लगता है कि 20वीं सदी पर किसी एक बातचीत में कोई मुकम्मल बातचीत नहीं की जा सकती। फिर भी टुकड़ों में कुछ 20वीं सदी को समझने के कुछ सूत्र जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, मैं उनको आपके सामने रखूंगा। और उससे पहले मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। और मैं कई बार इस घटना का जिक्र किया मैंने, और मुझे लगता है कि बातचीत की शुरुआत इस घटना से हो तो फिर हम कुछ नए तरह की चीजों की तरफ हमारा ध्यान जा सकेगा। और वो घटना है, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां चीजों को एक नए तरह के राष्ट्रवादी दायरे में देखने का चलन बढ़ा है। लेकिन 1978 में आप जानते हैं कि पाकिस्तान के भौतिक शास्त्री अब्दुल सलाम को गॉड पार्टिकल्स के लिए नोबेल का पुरस्कार मिला था। और ये वही गॉड पार्टिकल्स है जिसकी पिछले दिनों चर्चा अचानक से बहुत बढ़ी थी। तो 78 में जब गॉड पार्टिकल्स पे अब्दुल सलाम को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, और ये कहा गया कि आइंस्टीन के बाद जिस भौतिक शास्त्री का सबसे बड़ा नाम माना गया वो आर.पी. फेनमैन थे, और फिर तीसरे नंबर पर
अब्दुल सलाम को माना गया। 20वीं सदी के तीसरे सबसे बड़े भौतिक शास्त्री के रूप में उनकी पहचान बनी। और अब्दुल सलाम 78 के बाद 3 वर्ष बाद 81 में उन्होंने भारत आने की अनुमति मांगी। और भारत आने के बाद उन्होंने अब साउथ कोलकाता में अपने एक अध्यापक के घर वो गए जिनका नाम था अनिलेंद्र गांगुली। और जब वो अनिलेंद्र गांगुली के घर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि अनिलेंद्र गांगुली पूरी तरह बिस्तर पर पहुंच गए हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब है। जब वो अनिलेंद्र गांगुली के पास बैठे तो उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार को उनके चरणों में रख दिया। अब्दुल सलाम ने ग्रेजुएशन कलकत्ता में किया था, पाकिस्तान में किया था, और उस समय अनिलेंद्र गांगुली पाकिस्तान में गणित के प्रोफेसर थे। और विभाजन के बाद अनिलेंद्र गांगुली कलकत्ता चले आए। अब्दुल सलाम ने उनके सामने ये पुरस्कार रखा और कहा, ये जो बीज आपने में इस मस्तिष्क में बोए थे, ये उसका पुष्पोपहार है और इसके सच्चे हकदार आप हैं। मुझे लगता है कि ये 20वीं सदी में एक बहुत बड़ी मिसाल थी, और ये मिसाल थी ज्ञान के उद्दात की। लेकिन यही 20वीं सदी है जो ज्ञान के उद्दात से ज्ञान के वर्चस्व की तरफ चली जाती है। और आज हमारे लिए ज्ञान एक नए तरह से ताकत के सृजन की वस्तु बनकर रह गया। और यह कैसे हुआ, यह एक ज्ञान का जो उद्दात था वो ज्ञान के वर्चस्व में कैसे बदला, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा 16वीं और 17वीं शताब्दी की तरफ। आप ध्यान दें कि 16वीं सदी से पहले का जो यूरोप था उसमें एक कसमसाहट थी, एक तरह से पुराने समय को बदलकर नए समय में आने की एक जोर आजमाइश थी। और तमाम तरह की चीजों में, कलाओं में, चित्रकला में, संगीत में, कविता में, साहित्य के अन्य विधाओं में एक तरह का परिवर्तन, एक तरह की कसमसाहट, एक तरह के बदलाव, एक नएपन की अवधारणा हम देखते हैं। और यही वह समय है जिसके आसपास दर्शन में भी बड़ी बड़ी कोशिशें हो रही थी। लेकिन दर्शन में 1000 साल पुराना एक सवाल था, और वो सवाल ये था कि अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम अनुभववाद के रूप में जानते हैं, या सैद्धांतिकी महत्वपूर्ण है, जिसको हम सिद्धांतवाद के रूप में जानते हैं। और तमाम तरह के दार्शनिक हुए जो 16वीं शताब्दी से पहले कुछ अनुभववाद की तरफ बात करते थे, कुछ का मानना था कि सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और जब ये बहस चल रही थी उस समय जर्मनी के एक छोटे से शहर में जो है एक दार्शनिक था जो कभी अपने शहर से बाहर नहीं गया था, और वो दार्शनिक कमरे में बंद होकर दुनिया भर की तमाम गुत्थियों को हल करने की कोशिश कर रहा था। और ये दार्शनिक कांट थे। और कांट 1781 में तर्क की महत्ता पर बात कर रहे थे, और कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के कई वर्जन तैयार कर रहे थे। और कांट ने इस सवाल को सामने रखा कि दरअसल सवाल सैद्धांतिकी या सिद्धांतवाद के महत्व का नहीं है, सवाल अनुभववाद के महत्व का भी नहीं है। सवाल यह है कि हम अनुभववाद और सिद्धांतवाद के संयोजन में तर्क की भूमिका को कैसे देखते हैं। और कांट ने कहा कि तर्क की भूमिका के बगैर न तो सिद्धांतवाद का कोई महत्व है और न अनुभववाद का कोई महत्व। और इस तरह एक नए मनुष्य, एक नए समय, एक नए तरह के समाज की रचना की गई जिसने तर्क को मनुष्य के लिए सबसे अनिवार्य माना। और याद करें कि जब जर्मनी में ये चीजें हो रही थी, जर्मनी में जब ये घटना घट रही थी, जर्मनी में जब कांट तर्क का सिद्धांत रच रहे थे, ठीक उसी समय, ठीक उसी के आसपास फ्रांस में एक बड़ी कसमसाहट, एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हुई थी। और तमाम दार्शनिकों ने इस बात को रखा है कि जो प्रयोग, जो व्यवहार फ्रेंच क्रांति में हुआ, उसका दर्शन जर्मन आइडियलिज्म, जर्मन आदर्शवाद में रचा गया था। और एक तरह से जो सिद्धांत और जो व्यवहार का जो अलगाव था, उसको फ्रेंच और जर्मन आइडियलिज्म ने, फ्रेंच क्रांति और जर्मन आइडियलिज्म ने एकमेक करने का प्रयास किया। यह पूरी दुनिया को बदलने का एक दर्शन था। और 1789 से पहले की दुनिया और 1789 के बाद की दुनिया दो अलग अलग दुनिया थी।
और एक महत्वपूर्ण चीज की तरफ मैं आपका और ध्यान आकृष्ट करूंगा, और वो है समय की बात। आप देखें कि फ्रेंच क्रांति से पहले जो घड़ी थी, जो समय था, वो घंटों और मिनटों में नहीं था, और इसका कारण था एक तरह की कृषि सभ्यता केंद्र में थी, और उसमें कई तरह के चक्र हैं, जैसे कृषि का चक्र है। और मैं कई बार इस बात को महसूस करता हूं कि ये जो हमारे यहाँ कविता में जो छंद है, इसका गहरा संबंध कृषि जीवन से है, और कृषि जीवन में जो तमाम तरह के दोहराव हैं वो छंद के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, छंद के साथ एक संयोजन, एक तरह की समग्रता निर्मित। लेकिन ये तमाम तरह के की समरूपताएं टूट रही थी, और समय को सूक्ष्म किया जा रहा था। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि कांट समय के इतने पाबंद थे कि वो जिस क्षण क्लास में पहुंचते थे वही समय घंटी के बजने का होता था, और यहां तक कहा जाता था कि कांट के कक्षा में विद्यार्थी कांट के क्लास में आने और जाने से अपनी घड़ियों को मिलाया करते थे। तो यह जो मुझे लगता है कि यह नयास नहीं है, यह जो एक समय का नया अर्थ पैदा हो रहा था, यह जो एक समय का नया बोध पैदा हो रहा था, यह एक नए समय, एक नए तर्क, एक नए मनुष्य, एक नए समाज, एक नई संस्कृति, एक नई तरह की राजनीति और एक नई तरह की दुनिया की शुरुआत थी। यहां से समय नए तरह से बदल रहा था। लेकिन कांट जिस बात को कह रहे थे, उस बात में उस तर्क के शुष्क तर्क होने का बहुत बड़ा खतरा था, और इसलिए हीगल ने एक बात को रखा। हीगल ने इस बात को कहा कि जो भी मनुष्य के विवेक से परे है, जो भी मनुष्य के विवेक से बाहर है, उस तर्क को मनुष्य के जीवन से बाहर कर देने की जरूरत है। यानी तर्क मनुष्य के विवेक के साथ ही अर्थपूर्ण होगा, बगैर मनुष्य के विवेक को लिए तर्क का कोई अर्थ नहीं। और एक तर्क की दुनिया में मनुष्य और समाज को प्रवेश कराने की यह एक बहुत बड़ी कोशिश थी, और इसलिए हीगल ने इस बात को कहा कि तर्क और विवेक का द्वंद्व जो है, यही चीजों को तय करेगा, यही चीजों को निर्धारित करेगा। लेकिन हीगल के सामने मनुष्य के आत्म की बात थी, और इसीलिए हीगल को लेकर हम बार बार इस बात को कहते हैं कि वो एक प्योर डायलेक्टिज्म, एक शुद्ध द्वंद्ववाद की बात कर रहे थे। लेकिन हीगल के बाद 1845 और 46 के बाद मार्क्स इस बहस को नए तरह से लाते हैं, और मार्क्स इस बात को रखते हैं कि तमाम तरह की विचारधाराएं, तमाम तरह के दर्शनों की व्याख्याओं का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य है, और सवाल व्याख्याओं का नहीं है, सवाल व्याख्याओं से बदलाव की तरफ आने का है। और मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी बात थी, और यहां से मनुष्य को, मनुष्य और समाज को, और एक बाहरी दुनिया को और बाहरी दुनिया की गतिशीलता को द्वंद्व के दायरे में लाया गया। और मार्क्स ने कहा कि अब तक सिर्फ दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, सवाल दुनिया को बदलने का है। यानी जिस बात को कांट ने तर्क से मजबूत किया, तर्क से जिस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की, उसमें हीगल ने एक तरह की मानवीय विवेक को जोड़ा, और मार्क्स ने उसमें सामाजिक बदलाव और सामाजिक बदलाव के नियमों को जोड़ा। लेकिन जब यूरोप में ये सब चीजें हो रही थीं, उसी समय आप याद करिए कि 17वीं शताब्दी का समय है, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। और औद्योगिक क्रांति मानव सभ्यता के इतिहास में चीजों को पूरी तरह उलट पलट देने वाली बात थी। इससे पहले मनुष्य और प्रकृति का जो द्वंद्व था, मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संघर्ष था, उस संघर्ष में मनुष्य कभी प्रकृति से जीतता था, कभी मनुष्य प्रकृति से हारता था, और लगातार मनुष्य प्रकृति के सहचर्य में आगे बढ़ता गया। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने इसमें एक तीसरे की भूमिका को सुनिश्चित कर दिया, और ये तीसरे की भूमिका, तीसरा जो था वो भाप का इंजन था। और भाप का इंजन बनने के बाद मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति पर हावी होने लगा, और यहां से उत्पादन की गति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उत्पादन की इस गति की बढ़ोतरी ने मनुष्य के सामने लालच और
वर्चस्व का एक नया संसार रचा। आप ध्यान से देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के जो मूल्य थे वह थे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। और पूरी यूरोप की जनता ने, पूरे यूरोप के नागरिकों ने, समूचे यूरोप के नागरिकों ने अपने लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय की मांग की। लेकिन जब एनलाइटनमेंट या प्रबोधन या जो फ्रेंच क्रांति का जो दर्शन था, वो जब औद्योगिक क्रांति के साथ मिल गया तो यहां से उसमें एक वर्चस्ववाद और एक लालच और चीजों को अपने काबू में रखने की चेतना भी विकसित हुई, और यहीं से साम्राज्यवाद का दर्शन विकसित हुआ। आप देखें कि यह अपने आप में कितना दिलचस्प है कि जिस जीत को यूरोप और फ्रेंच के समाज ने, जर्मनी के समाज ने अपने लिए जिस स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुनिश्चित किया था, उसी स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा को उन्होंने एशिया और अफ्रीका के मुल्कों के लिए जरूरी नहीं समझा। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। क्या यह उस फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों का विघटन नहीं है? क्या यह जर्मन आदर्शवाद के मूल्यों का विघटन नहीं है? और यहां से पूरी दुनिया दो हिस्सों में, दो तरह की दुनिया में बदल गई। एक जो यूरोप के भीतर आपसी संघर्ष में थे, जिनको हम पहली और दूसरी दुनिया मानते हैं, और एक जहां पे यूरोप का आधिपत्य था, वह तीसरी दुनिया। साम्राज्यवाद से पहले की दुनिया तीन दुनियाओं में नहीं बटी हुई थी, समय तीन समयों में नहीं बटा हुआ था, मनुष्य तीन अलग अलग खानों में नहीं बटा हुआ था। लेकिन साम्राज्यवाद के बाद सभ्यता, मनुष्य, राष्ट्र सभी अलग अलग खानों में बट गए, और यहां से लालच का एक नया संसार शुरू होता है। और आज जब हम 20वीं सदी के इस मुहाने पर, 20वीं सदी के खात्मे के 2 दशक बाद आज जब बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर साम्राज्यवाद ने जो लालच का, जो वर्चस्व का जो सिद्धांत रचा, उसने मनुष्यता को पिछले 150 सालों में कहां पहुंचाया है। आप देखेंगे कि यूरोप अकेले इतना यूरोप में इतनी उत्पादकता थी कि यूरोप अपने उत्पादन के बल पे एक सुखी और संपन्न यूरोप की तरह रह सका था। लेकिन उत्पादन की गति को बढ़ाने में जो औद्योगिक क्रांति ने भूमिका निभाई, और ऐसे में उन्हें लगने लगा कि एशियाई मुल्कों में से कच्चा माल मुफ्त में पाया जा सकता है। और आप देखिए कि ज्यों ज्यों साम्राज्यवाद आगे बढ़ा, त्यों त्यों उन्होंने कच्चा माल एशिया और अफ्रीकी मुल्कों से लिया, और उसके बाद उन्होंने उसको वहीं पर उसकी खपत आरंभ की। यानी जिस भारत से उन्होंने कच्चा माल लिया, उसी भारत के बाजार में उस माल को निर्मित तैयार करके बेचना शुरू किया। और एक यह कई स्तरों पर यह शोषण हो रहा था। और इस पूरी बहस, इस पूरी परिकल्पना को जिस एक व्यक्ति ने सबसे व्यापक अर्थ में चुनौती दी, वो महात्मा गांधी थे। मुझे लगता है कि साम्राज्यवाद को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए 3 पुस्तकों से क्रमवार गुजरना बहुत जरूरी है। साम्राज्यवाद ने जो हिंसा और जो विभत्स किस्म के दृश्य उत्पन्न किए, उसको हम गालिब के दस्तंबू में देख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी में, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब हिंद स्वराज। 1908 में जब हिंद स्वराज प्रकाशित हुआ, तो गांधी ने औद्योगिक क्रांति के मूल्यों को, औद्योगिक क्रांति के ने जो अर्जित किया, उसको लेकर सवाल उठाया। गांधी ने इस सवाल को रखा कि क्या मनुष्य को सचमुच इतनी वस्तुओं की जरूरत है? क्या मानवीय समाज, क्या मनुष्य के सरोकार इतने तरह के वस्तुओं से अटे पड़े संसार की जरूरत है? और क्या इसकी कोई सीमा है? क्या इसका कोई छोर है जहां तक हम पहुंच सकते हैं? तो क्या ऐसे में साम्राज्यवाद के प्रति जो संघर्ष है, साम्राज्यवाद के मूल्यों का जो नकार है, वह क्या आधुनिकता का भी नकार होगा? गांधी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था। गांधी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह भी था कि जिस फ्रेंच क्रांति और जिस जर्मन आइडियलिज्म से यूरोप आधुनिक बनकर आया है, उस आधुनिकता का विरोध करते हुए, कहीं साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए, उस आधुनिकता के विरोध में न खड़े हो जाए। और एक और महत्वपूर्ण चीज की तरफ गांधी ने
इशारा किया, और वो यह कि क्या यही आधुनिकता उस वर्चस्व में बदलती है। मुझे लगता है कि इन सवालों को गांधी के हिंद स्वराज में बार बार देखने और ढूंढने की जरूरत है। आप देखिए कि गांधी बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें विरोध का एक ऐसा दर्शन तैयार करना चाहिए जिसमें विरोधियों को भी शामिल किया जा सके। ये सोचने में बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी 20वीं सदी के दर्शन में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा चिंतन, एक ऐसी विचारधारा की तलाश करनी चाहिए, एक ऐसे विचारधारा के रास्ते पर चलना चाहिए जहां विरोधियों को भी हम अपने साथ विरोध के दर्शन में शामिल कर सकें। और ऐसे में उस जो बाइनरी बन रही थी आधुनिकता और वर्चस्व के रास्ते, उस बाइनरी, उस द्वैत का गांधी विरोध कर रहे थे। और गांधी कह रहे थे कि हम साम्राज्यवाद के विरोध के दर्शन को इस तरह आगे ले चलें कि उसमें अंग्रेज और अंग्रेजी सत्ता और अंग्रेजी सरकार भी शामिल हो। ऐसा वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि गांधी इस बात को बार बार रख रहे थे कि जब आप किसी चीज को नष्ट करते हैं तो वो चीज सिर्फ बाहर नष्ट नहीं होती, आपके भीतर भी नष्ट होती है। और आप देखिए कि यूरोप ने जो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जो यूरोप ने साम्राज्यवाद का दर्शन विकसित किया, उस दर्शन से के गुलेल से जो पत्थर निकला वो घूमकर उन्हीं के माथे पर लगा। और गांधी की कही हुई बात लगभग सच साबित हुई। जिस यूरोप में 1818 में मार्क्स का जन्म हुआ, जिस जर्मनी में मार्क्स का जन्म हुआ, उसी जर्मनी में 1918 और 20 के आसपास हिटलर सामने आता है। तो यह जो आधुनिकता का जो एक वर्चस्ववादी रूप था, इसका विरोध गांधी ने किया। और इस बात को कहीं ना कहीं मार्क्स भी समझ रहे थे, और मार्क्स ने बार बार एंगल्स के साथ अपने पत्रों में विज्ञान को लेकर सवाल उठाया। और मार्क्स ने कहा कि विज्ञान का जो ये वर्चस्ववादी रूप है, यह पूरी मनुष्यता को लील जाने की क्षमता रखता है। तो मुझे लगता है कि 20वीं सदी पर बात करने के लिए यहां से हम, इस बिंदु से हम, इस छोटी सी पृष्ठभूमि से हम 20वीं सदी के नए संदर्भों की तरफ हम बात कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 1920 के आसपास जिस जर्मनी में हिटलर का उदय हो रहा था, उस जर्मनी की सीमाओं के साथ रूस की सीमाएं मिलती थी, और रूस में वहां समाजवाद की जीत हुई थी। और रूस और जर्मनी के लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन दोनों के बीच, दर्शन और जीवन के बीच बहुत बड़ी खाई थी। और यही दार्शनिकों को उस समय परेशान कर रही थी कि जहां मार्क्सवाद का जन्म हुआ, जहां मार्क्स का जन्म हुआ, जहां मार्क्सवादी चेतना का जन्म हुआ, जहां निकट के राष्ट्र में मार्क्सवाद ने विजय पाई, उसी के ठीक बगल के राष्ट्र में जर्मनी में किस तरह से एक नाजीवाद का उदय होता है, एक वर्चस्ववाद का उदय होता है। और इसी संदर्भ में फ्रैंकफर्ट स्कूल के दार्शनिकों ने 20वीं सदी के मनुष्य, 20वीं सदी की राजनीति, 20वीं सदी के समाज, 20वीं सदी की संस्कृति को समझने की कोशिश की। और फ्रैंकफर्ट स्कूल के महत्वपूर्ण दार्शनिकों जैसे कि एडर्नो और हॉर्खहाइमर और हर्बर्ट मार्कूज, जिन निष्कर्षों की तरफ पहुंचे, कमोबेश उन्हीं बातों की तरफ गांधी 1908 में बहुत सरलीकृत तरीके से, वो लगता है 1908 में हिंद स्वराज में उसकी तरफ इशारा कर चुके थे। एडर्नो ने हॉर्खहाइमर के साथ मिलकर एक किताब लिखी, डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, प्रबोधन की द्वंद्वात्मकता। और उस पुस्तक की भूमिका में एडर्नो इस बात को रखते हैं कि प्रबोधन, वो कहते हैं कि एनलाइटनमेंट इज नेसेसरी बट इम्पॉसिबल। प्रबोधन जरूरी है परंतु असंभव है। और इसलिए असंभव है क्योंकि प्रबोधन की अनिवार्यता एक वर्चस्व की तरफ जाने का खतरा उसमें हमेशा मौजूद है।
और इसीलिए गांधी उसको आत्मसंघर्ष से जोड़ने की बात करते हैं। बगैर आत्मसंघर्ष के कोई भी समाज आगे वर्चस्व से नहीं बच सकता। और इसीलिए अगर हम देखें तो एडर्नो इस बात को रखते हैं कि एनलाइटनमेंट इज नेसेसरी बट इम्पॉसिबल। और यहां मुझे लुई फिशर के साथ गांधी की एक बातचीत का प्रसंग याद आता है। बनारस में कुंभ का मेला था इलाहाबाद में, और गांधी वहां पहुंचे हुए थे। और लुई फिशर ने वहां पे लोग नहा रहे थे, जैसा आज भी होता है, वहां जाएं तो देखेंगे। तो लुई फिशर ने गांधी का मजाक उड़ाते हुए, आप जानते हैं कि लुई फिशर ने गांधी पर बहुत अच्छी किताब, बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है। तो वहां पर लुई फिशर ने गांधी के सामने व्यंग करते हुए पूछा कि क्या इन्हीं लोगों के लिए, क्या इन्हीं नंग धरंग और असभ्य लोगों के लिए आप क्रांति और बदलाव की बात करते हैं? और गांधी ने तत्काल हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इन्हीं लोगों के लिए क्रांति और बदलाव और साम्राज्यवाद से मुक्ति की बात कर रहा हूं, क्योंकि दरअसल ये बंदूक चलाना नहीं जानते। मुझे लगता है कि ये सभ्यता के बारे में कही गई बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी से मिलती जुलती बात एडर्नो ने कही। एडर्नो ने कहा कि सभ्यता का विकास सिर्फ बैलगाड़ी से हवाई जहाज का विकास ही नहीं है, यह दरअसल गुलेल से बम का विकास भी है। तो ये जो एक नए तरह के विकास का मॉडल हमारे सामने, हमारे समक्ष 20वीं सदी में रखा गया, इसके क्या मायने थे? और आप देखेंगे कि अगर इसकी तरफ हम थोड़ा ध्यान दें तो 19वीं सदी के आसपास प्रबोधन के बाद बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, और ये संस्थाएं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, चिकित्सालय, कोर्ट, पुलिस आदि आदि। क्या ये संस्थाएं मनुष्य की मुक्ति के उद्देश्य में सफल रहीं? क्या विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी गई उससे मनुष्य का विकास हो पाया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखेंगे कि फूको ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि अगर हम 17वीं शताब्दी से पहले अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो संस्थाओं की भूमिका ब्राह्मणवाद के रूप में जिस तरह से थी, और ब्राह्मणवाद एक तरह से ज्ञान के वर्चस्व का केंद्र था, ठीक उसी ज्ञान के वर्चस्व के केंद्र की पुनर्स्थापना आधुनिक संदर्भों में इस तरह के इंस्टीट्यूशन से होती है। और यहां से ज्ञान के वर्चस्व का एक नया युग शुरू होता है। यानी हम ज्ञान को एक नए युग में ले आते हैं जहां ज्ञान का अर्थ ताकत पैदा करना होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रघुवीर सहाय की वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो कहते हैं, क्योंकि मैं ताकत से नहीं बोला, उम्मीद से बोला कि शायद मैं सही हूं। तो ये जो ताकत बनाम उम्मीद की जो बात है, और इसको कहीं गालिब भी समझ रहे थे, और गालिब इसके लिए कह रहे थे कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो एक तरह की निराशा, और उस निराशा से निकलने की जद्दोजहद जहां एक और 20वीं सदी के बहुत सारे चिंतकों और दार्शनिकों और साहित्यकारों और कलाकारों में दिखती है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के संस्थानों का निर्माण किया जा रहा था, और ये संस्थान ज्ञान को अनुकूलित कर रहे थे। और ये पिछले 70-80 साल की घटना है, जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ज्ञान की सारी संस्थाएं धनोपार्जन की संस्थाओं में बदल गईं, और धनोपार्जन के रास्ते ताकत का नया स्वरूप अख्तियार किया गया। और ये अगर हम इसको अपने 300 साल पुराने या 200 साल पुराने ब्राह्मणवाद के अवशेषों से जोड़ें तो हम पाएंगे कि वह क्रमिकता टूटती नहीं है, बल्कि उस क्रमिकता का एक नया विकास होता है। और आज भी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति से लेके तमाम कोर्ट में के फैसलों से लेके तमाम तरह की चीजें जो हमारे सामने हैं, उसके मूल में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें देखी जा सकती हैं। और भारत के संदर्भ में बहुत निर्णायक तरीके से आज भी यह कहा जा सकता है कि उसके मूल में, उसकी मूल चेतना के केंद्र में कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद जब मैं कह रहा हूं तो उसका अर्थ व्यापक अर्थों में वर्चस्ववाद है, और वो आज भी मौजूद है। तो एक तरफ तो ये ज्ञान और वर्चस्व का प्रश्न 20वीं सदी के दार्शनिकों के सामने आया, दूसरी तरफ
उपभोग की संस्कृति का सवाल। गांधी इस बात को बार बार कह रहे थे कि गांधी एक ग्राम समाज की बात कर रहे थे। गांधी के ग्राम समाज का अर्थ यह नहीं था कहीं से भी कि लोग गांव में रहें। सवाल यह था कि हम जितना इस्तेमाल करते हैं उससे अधिक जब हम अर्जित करते हैं तो बची हुई चीज एक ताकत में बदलती है और उस ताकत से वर्चस्व और विध्वंस का एक नया समाज बनता है। यह जो अतिरिक्त का उपार्जन है, आप देखिए कि पूरी 20वीं सदी जरूरत की सदी नहीं है, अतिरिक्त के उपार्जन की सदी। और यहां पर मैं आपको एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा और वो है मॉल की संस्कृति का उदाहरण। आप देखिए कि अभी भी छोटे शहरों में मैं जब यहाँ केरल आया तो जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया कि यहाँ पे अब भी दुकानें बची हुई हैं और दुकानों की संस्कृति बची हुई। और ये संस्कृति कोई 100 या 200 साल पुरानी नहीं है, ये 1000-2000 साल पुरानी संस्कृति है। और ये दुकानों में सिर्फ विनिमय नहीं है, ये मनुष्यता के संवाद के संस्थान भी हैं। और इस संवाद से मनुष्यता के नए समय और नए बदलाव की कोशिशें भी। हैबरमास ने इस तरफ इशारा किया है कि दुनिया में ज्यादातर बदलाव पब्लिक स्फीयर में होते हैं, लोकवृत्त के दायरे में होते हैं। पूरे यूरोप में जो बदलाव हुआ उसके मूल में पब्लिक स्फीयर, जिसमें सैलून से लेके, लाइब्रेरी से लेके, कॉफी हाउसेस से लेके तमाम तरह के सार्वजनिक मंच थे। और वहां से समाज के भीतर राजनीति समाज को नहीं बदलती उस तरह से जिस तरह से संस्कृति समाज को बदलती है। तो इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप फर्ज कीजिए कि जब एक व्यक्ति, और किस तरह से 20वीं सदी में मार्क्स के पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी, मार्क्स के पूरे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ध्वस्त किया गया, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कुछ उदाहरणों से अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। एक उदाहरण यह है कि आप देखिए कि आज से 30-40 साल पहले जब एक आदमी किसी दुकान के शोरूम के बाहर जब वो खड़ा होता था तो वो तुरंत उस शोरूम के बाहर जो ब्रांड है उसको देखकर वो समझ लेता था कि वो उसे इस दुकान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और यहां पर उस दुकान के सामने खड़े होकर उसको अपनी वर्गीय चेतना का एहसास होता था। लेकिन और उसे यह भी पता था कि अगर वो उस हैसियत का नहीं है तो जब वो उस दुकान में प्रवेश करेगा तो वहां पर खड़ा दरबान जो कि उसी के वर्ग का है उसको बाहर जाने से रोक सकता है, उससे सवाल पूछ सकता है। और इस सवाल पूछने में, इस रोकने में उसके भीतर उसकी जो वर्गीय चेतना थी वो मजबूत होती थी। लेकिन पिछले 70-80 सालों में अनिवार्यता का एक तर्क रचा गया। ये रचा गया कि मनुष्य को मुक्त होने के लिए हर समय चीजों की जरूरत है। जैसे मान लीजिए रात के 2 बजे मुझे दवाई की जरूरत हो सकती है, तो इसलिए एक ऐसा दुकान बनाया जाए जो 24 घंटे खुले। और आरंभ में, जिसे हम आज मॉल कहते हैं, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि आरंभ में दवा की दुकान को एक मॉल के रूप में विकसित किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगी, यानी अनिवार्य जरूरत की चीजें मिलेंगी। और अब अनिवार्य जरूरत की चीजें को कौन तय करेगा? जाहिर सी बात है कि इसे उत्पादक तय करेंगे। और उन्होंने धीरे धीरे ये बताना शुरू किया कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत आपको रात के 2 बजे नहीं पड़ सकती। और धीरे धीरे एक ऐसा बाजार बन गया जिसमें एक ही समय में आपको सारी चीजें मिल सकती है। लेकिन इससे भी कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब आती है जब आप इस तरह की संस्कृति, एक ऐसी संस्कृति विकसित करते हैं जिसमें छद्म रूप में, देखिए मैं छद्म का जिक्र यहाँ पे जानबूझ के छद्म की बात कर रहा हूं, एक छद्म रूप में वर्ग भेद को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। आप ध्यान दीजिए कि जिस व्यक्ति को उस दुकान के आगे रोक लिया गया था, मान लीजिए वो दिल्ली के किसी साकेत में दिन भर रिक्शा चलाता है और रात को शाम को 7 बजे वह रिक्शा चलाकर रिक्शा अपने मालिक को दे आता है और यहां से वो कपड़े पहनकर तैयार होकर सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत में जब वो उस मॉल में घुसता है तो वही दरबान जो उसको रिबॉक की दुकान के बाहर रोक रहा था हाथ जोड़कर उसका स्वागत करता है।
और वो अचानक खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहां उसके लिए एक स्वर्ग जैसी जगह है, जहां रोशनी और जहां नियॉन लाइट और जहां चमकता हुआ एक ऐसा संसार है। और उस संसार में उसमें मदहोश कर देने वाली जो एक रोशनी है, उसमें वो सब कुछ सुध बुध खो बैठता है। और यहाँ पर पहली बार उसके भीतर की वर्ग चेतना, और वर्ग चेतना में एक दरार आती है और वो थोड़ी देर के लिए विस्मित हो जाता है कि मैं किस वर्ग का हूं। और आप देखिए कि वो जिस रास्ते से वहां चल रहा है, वहीं पर बगल में एक करोड़पति भी जा रहा है, और जिस दुकान में वो घुसता है उसमें करोड़पति भी घुस सकता है। और ये सारी चीजें उसके भीतर इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आधुनिक सभ्यता ने उसके भीतर के तमाम वर्ग भेदों को नष्ट कर दिया है। यह जो छद्म है, यह एक नई तरह की मनुष्य की स्थिति है, जिसकी परिकल्पना उस अर्थ में मार्क्स यहाँ नहीं है। मार्क्स के यहाँ इसका आभास जरूर है, लेकिन मार्क्स को यह नहीं पता था कि पूंजीवाद 500 साल चलेगा, 700 साल चलेगा। और जब चीजें इतनी दूर तक जाएंगी तो धीरे धीरे उसका जो बिलगाव आएगा, उसका जो विध्वंस आएगा, वो मनुष्यता को किस हद तक खत्म करेगा। और जब वो आदमी, मान लीजिए कि वो उस मॉल में चीजों को खरीद नहीं सकता है, तो बाजार इसके लिए उसको कोई किसी तरह से बाध्य नहीं करता है। बाजार ये कहता है, मॉल की संस्कृति ये कहती है कि ठीक है, आप नहीं खरीदना चाहते मत खरीदिए, लेकिन आप चीजों को छू सकते हैं, आप चीजों को सूंघ सकते हैं, आप चीजों को देख सकते हैं। यानी चीजों के साथ जो आपके जो सरोकार हैं, आपका जो लगाव है, आपका जो आपके भीतर जो लालच का संसार है, उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से वर्ग के दायरे से बाहर आकर एक उपभोक्ता संस्कृति जो छद्म रूप में वर्गों के अंतर को पूरी तरह कहते कि समाप्त हो गया। एक ही ब्रांड का शर्ट एक ऑफिस में जाने वाला मालिक और नौकर पहन सकता है, और जिस दिन 1 लाख का एक फोन बाजार में आता है, ठीक उसी दिन चाइना की या कोरिया की कोई कंपनी 10,000 में वो फोन लाती है। तो ये एक तरह से वर्गों का जो एक निश्चित आधार था, वो पूरा आधार नष्ट हो जाता है। और ये एक नए तरह के समाज, एक नए तरह के युग की बात है। यह बदलाव छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह लगभग उसी तरह का बदलाव है जिस बदलाव को हम औद्योगिक क्रांति के बाद, सामंतवाद से संघर्ष के बाद के युग के रूप में देखते हैं। यह एक वैसा ही बदलाव है। और इस अर्थ में अगर हम देखें तो 20वीं सदी की जो शुरुआत है, वो भले 19वीं सदी की क्रमिकता में आती हो, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि जो सबसे बड़ी परिघटना है, जहां से हम 20वीं सदी को एक नए युग, एक नई सदी के रूप में जान सकते हैं, वो है एटम बम का गिरना। एटम बम के गिरने के बाद पूरी दुनिया वही नहीं, बम भले जापान पर गिरा, पर बम पूरी मनुष्यता की छाती पर गिरा। और वहां के बाद सभ्यता वही नहीं रह गई, मनुष्य वही नहीं रह गया, समाज वही नहीं रह गया जो 1945 से पहले था। और मुझे लगता है कि 20वीं सदी पर बात करने का एक अर्थ यहां से पैदा होता है, और यहां से एक नए तरह के सवालों के सामने हम आते हैं। और कई आप जानते हैं कि 1960 के बाद का जो समाज है, उसको लेकर उत्तर आधुनिकता और तमाम तरह की चीजें कही गई। उत्तर आधुनिकता का बहुत मजाक भी बनाया गया, लेकिन उत्तर आधुनिकता दरअसल मनुष्यता के करुणा का रुदन है, करुणा से उत्पन्न एक रुदन है, एक कराह है। इसी तरह के कराह और रुदन की बात मार्क्स ने धर्म के संदर्भ में कही थी। उसी तरह की कराह और रुदन जो है उत्तर आधुनिकता है। उत्तर आधुनिकता को समझने के लिए मैं कई बार एक उदाहरण का सहारा लेता हूं। आपके सामने भी मैं उदाहरण रखूंगा, और वो मुझे पतंग उड़ाने से उसका एक संदर्भ मिलता है। आप देखिए कि जब कोई पतंग उड़ाता है तो पतंग धरती से, पृथ्वी से दूर जाती है, और पतंग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उड़ रही होती है। पर क्या पतंग सचमुच गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उड़ रही होती है? क्योंकि पतंग को उड़ाने वाला व्यक्ति जमीन पर इसलिए खड़ा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मौजूद है। और यहीं से पतंग का गुरुत्वाकर्षण के साथ एक द्वंद्वात्मक संबंध बनता है। ये आधुनिकता और आधुनिक सभ्यता की बात थी। लेकिन फर्ज कीजिए कि उस व्यक्ति के नीचे से वो पूरी की पूरी जमीन खींच ली जाए, तो क्या उस पतंग का उड़ना संभव है? क्या पतंग ऊपर जाएगी? ऊपर किसके संदर्भ में होगा? न कोई ऊपर बचेगा, न कोई नीचे बचेगा।
मुझे लगता है यह जो जमीन के खिसकने की जो घटना है, यह उत्तर आधुनिकता है। और यहां से मनुष्य की तार्किकता, तर्क शक्ति, हीगल जिसको विवेक कह रहे थे, कांट जिसको तर्क कह रहे थे, और मार्क्स जिसको परिवर्तन की चेतना, परिवर्तनकामी चेतना कह रहे थे, इस सब का अर्थ बदलने लगता है। और धीरे धीरे तमाम तरह के अंतर विरोध नष्ट होने लगते हैं, और ये अंतर विरोध भाषा के रास्ते हमारे सामने नष्ट किया जाता है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, और वो उदाहरण सिगरेट का है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, और जो लोग सिगरेट नहीं, बाकी जो नहीं पीते वो दूसरे लोग हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक जो सिगरेट पीता है और दूसरा जो सिगरेट नहीं पीता। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार चीज है, वो है सिगरेट के डब्बे पर लिखा हुआ एक संदेश, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। कई बार मुझे लगता है कि यह जो संदेश है, यह दुनिया में किसी भी ऐसे व्यक्ति को सिगरेट पीने से नहीं रोकता जो सिगरेट पीता है। तो फिर आखिर सवाल उठता है कि बाजार और कंपनियां और न्यायालय, आप जानते हैं कि न्यायालय इस पर जोर देती है कि इस संदेश को लिखा जाए। आखिर ये संदेश लिखा क्यों जाता है? इसकी एक व्याख्या मैं कई बार इस तरह से सोचता हूं कि ये संदेश दरअसल उनके लिए लिखा जाता है जो सिगरेट नहीं पीते, और इस तरह सिगरेट का एक डब्बा समाज में मौजूद द्वंद्व के सारे नियमों को खत्म कर देता है। यानी सिगरेट में मौजूद, जो सिगरेट के डब्बे में मौजूद जो सिगरेट है, वो उनके लिए है जो सिगरेट का उपभोग करते हैं, और जो सिगरेट का उपभोग नहीं करते उनके लिए भी सिगरेट के डब्बे में चीज मौजूद है, और वो संदेश है। यानी समाज में मौजूद हर तरह के द्वंद्व को यह एक भाषा, एक खास तरह की भाषिक अभिव्यक्ति नष्ट करती है। यह एक उत्तर आधुनिकता का नया सोपान है, उत्तर आधुनिकता का यह एक नया प्रस्थान बिंदु है। और सिर्फ सिगरेट के ही नहीं, आप देखिए कि इस तरह के जितने तरह के चीजें हैं, जैसे मैंने अभी जमीन के खिसकने की बात की, तो मुझे बर्गमैन की एक फिल्म की याद आती है, और वो फिल्म है वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। और वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज में एक जीव विज्ञान का एक प्रोफेसर है जो जिसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है अगले दिन उसकी खोज के लिए, और वो रात में अपने स्वप्न में बेचैन है, और वो अचानक सपने में देखता है कि वो एक ऐसी जगह पहुंच गया है, एक जहां पे उसे कुछ भी मालूम नहीं है। वो न तो वहां पर जो घड़ी लटकी हुई है, उस घड़ी में सारी संख्याएं हैं, लेकिन उस घड़ी की सुई गायब है। और वो आसपास की जगहों को देखता है तो उसे समय का भी बोध नहीं है। और उसी समय अचानक से उसको एक घोड़ा गाड़ी दूर से आती हुई दिखती है। जब वो घोड़ा गाड़ी उसके पास आती है तो वो लैंप पोस्ट से टकरा जाती है, और उसके पहिए खुल जाते हैं, और घोड़े गाड़ी में एक कफिन रखा हुआ है, और वो कफिन का डब्बा खुल जाता है, और उसमें एक लाश पड़ी हुई है। और वो लाश किसी और की नहीं, उसी स्वप्न देखने वाले वैज्ञानिक की लाश, सफेद पड़ी हुई लाश। तो मुझे लगता है कि ये मनुष्यता की नई स्थिति का सूचक है कि देश काल, वो जो घड़ी में सुइयों का नहीं गायब हो जाना, वो काल का चले जाना है जो है, और क्या कहते हैं, वो स्थान का नहीं पहचानना, देश का गायब हो जाना है। तो देश काल से मुक्त होकर एक मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं बचा है। और इसलिए अगर उत्तर आधुनिकता के चिंतकों ने इस बात को बार बार रखा कि हर चीज का अंत हो गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वो कह रहे हैं कि चीजें खत्म हो गई। इसका अर्थ ये था कि पुरानी चीजों का, पुराने अर्थों का, पुराने संदर्भों का, पुराने संदर्भ में उपन्यास का, पुराने संदर्भ में लेखक का आदि आदि का खत्म हो गया है, आदि आदि खत्म हो चुका। और यह एक निश्चित रूप से एक नई स्थिति थी। मैं 2-3 और उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो 20वीं सदी ने सौंदर्य बोध के सारे प्रश्नों को बदल कर रख दिया है। और सौंदर्य बोध के सवाल पर आने से पहले मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा, और वो है सूचना क्रांति।
आप देखिए कि क्रांति की जो अवधारणा है वो मनुष्य के चेतना में एक तरह से फ्रांस की जो क्रांति थी वहां से निकल के आई। और उसके बाद अगर हम भारतीय संदर्भ में भी उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति थी। लेकिन आप गौर करिए कि हमारे निकट अतीत में क्रांतियों का अर्थ कैसे बदला गया, क्रांति की भाषा, क्रांति का संदर्भ कैसे बदल दिया गया। हमने पिछले दिनों हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति से होते हुए हम सूचना क्रांति तक आए। और इनका विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि क्रांति से जिस भाषा और जिस अर्थ को हम पाते थे, जिस अर्थ को हम समझ रहे होते थे, उन चीजों को किस तरह से बदल दिया गया। नक्सलबाड़ी आंदोलन में जो दो बड़े सबसे लोग निकल के आए, जो सबसे बड़े लीडर्स निकल के आए, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। और कानू सान्याल का एक प्रसंग मुझे याद आता है कि कानू सान्याल जब क्रांति नक्सलबाड़ी आंदोलन यहाँ चल रहा था तो कानू सान्याल पैदल रास्ते गए चीन, और वो 10 दिन तक वहां पे ट्रेनिंग लेते रहे। और अंतिम दिन उन्हें माओ से मिलने का समय मिला और माओ ने उन्हें कहा कि उनके पास 10 मिनट है और वो जल्दी से अपनी बात कहें। कानू ने जब उनको बताया कि वो क्या क्या उन्होंने सीखा तो माओ थोड़ी देर चुप रहे। उसके बाद माओ ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी सारी चीजें सीखी, मेरी एक सलाह अगर आप मान सकें तो वो आपके बहुत काम आएगी, और वो ये है कि जब आप यहाँ से भारत लौटेंगे तो रास्ते में जो ये एक विशाल नदी मिलेगी, उस नदी में आप इस सारी सीख को डुबो दीजिए और भारत की स्थितियों का, भारत पहुंचिए और वहां की स्थितियों का अध्ययन करिए और वहां पर जाकर बदलाव और क्रांति की बात सोचिए। तो ये एक क्रांति का एक व्यापक अर्थ था, लेकिन धीरे धीरे सूचना क्रांति ने उस पूरे अर्थ को बदल दिया और इसलिए बौद्रिया ने गिज्मो की बात की। और गिज्मो का अर्थ यह है कि एक ऐसी चीज जो अपनी भौतिक अर्थ से समाप्त हो जाए। भौतिक अर्थ से समाप्त होने का मतलब यह है कि जैसे मेरे पास अगर ये ग्लास है तो इस ग्लास का एक निश्चित अर्थ है, एक इसकी निश्चित भूमिका है, और यह जो निश्चित भूमिका है यह इसके भौतिक अर्थ को निर्मित करती है। लेकिन जब मैं इस मोबाइल को सामने रखता हूं तो मैं नहीं बता सकता कि इस मोबाइल की मुख्य भूमिका क्या है। मैं नहीं कह सकता कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए किया जाएगा या इसका इस्तेमाल गीत सुनने के लिए किया जाएगा, यानी एक टेप रिकॉर्डर है कि ये कैमरा है कि ये सामान खरीद सकता है, ये सामान बेच सकता है या कुछ, या ये रास्ता बता सकता है। यानी एक ही चीज में कई चीजों का अर्थ और वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से वस्तुओं का एक ऐसा संसार रचा गया है हमारे सामने जिसमें चीजों का अर्थ नहीं है, और यहां से हमारे सामने एक नए तरह का बाजार और एक नए तरह की संस्कृति और एक नए तरह के वर्चस्व को रखा जाता है। आप देखिए कि रात के 2 बजे अमेजन हमें बताता है कि आपको इस समय ये चीज खरीदनी चाहिए, और ये बताता है कि आप धीरे धीरे आपने इस मोबाइल का इतना इस्तेमाल कर लिया, अब आप इसे खत्म करिए और दूसरे मोबाइल की तरफ जाइए। और इस तरह हम धीरे धीरे इस बात को इस तरह समझने लगते हैं कि बगैर इसके हमारे जीवन में कोई भी चीज मिल नहीं सकती। आप देखिए कि मार्क्स ने जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का सिद्धांत दिया उसके अनुसार चीजों का एक निश्चित मूल्य है, और वो मूल्य कैसे तय होता है तो उसको तय करने के लिए मार्क्स ने एक बहुत सामान्य सा अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया कि चीजों का एक कच्चे माल का मूल्य है, श्रम का मूल्य है, उत्पादक जो है वो उसमें अपनी कीमत जोड़ता है, और फिर विनिमय। ये 4 चीजें मिलकर चीजों का मूल्य निर्धारित करती है। लेकिन जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं और किसी 500 रुपए के जूते को जब मैं एक कोड लगाकर 400 रुपए में खरीद लेता हूं तो ये 100 रुपया किसकी जेब से निकला मैं नहीं बता सकता। इस जूते को खरीदने में जिस मोबाइल कंपनी का मैंने इस्तेमाल किया उसकी जेब में क्या गया, जिस बिजली कंपनी का इस्तेमाल किया उसकी जेब में क्या गया, जिस इंटरनेट का इस्तेमाल किया उसे क्या मिला, और इसके साथ साथ तमाम तरह की जो एड एजेंसीज हैं उनको क्या मिला।
अमेजन को क्या मिला, फ्लिपकार्ट को क्या मिला, और ये पूरे अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है उसको ध्वस्त करता है। और यहां से हमारे सामने एक नई तरह की स्थितियां सामने आती हैं। और मुझे लगता है कि जो सूचना क्रांति है और सूचना क्रांति के बाद का जो समय है, उसने मनुष्य के सामने 3-4 तरह के महत्वपूर्ण सवाल सामने रखे। सबसे पहला सवाल, मनुष्य की चेतना में जो सौंदर्यात्मक पहलू है उनमें भयानक तरह के बदलाव आए। जब मैं किसी एक पेड़ को अपनी खुली आंखों से देखता हूं तो मैं उसके सारे आयामों को दर्ज करता हूं, लेकिन जो ही मैं उसको एक फ्लैट स्क्रीन पर, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगता हूं तो धीरे धीरे मेरे अंदर कई दूसरे आयाम, कई अलग डायमेंशंस खत्म होने लगते हैं। और यानी जिस यंत्र या जिस यांत्रिकी के रास्ते हम अब चीजों के साथ जुड़ रहे हैं, वो यांत्रिकी, वो उसकी चेतना हमारी चेतना को बदलने लगती है। और धीरे धीरे हमारे भीतर जो सौंदर्य बोध के जो जैविक पक्ष हैं वो नष्ट होने लगता है। और यहां से ये तमाम तरह के अध्ययनों में इस बात की तरफ ध्यान गया कि जब आप इस सूचना माध्यमों से ज्यादा जुड़ते हैं तो आपके भीतर एक नामालूम सी क्रूरता, एक नामालूम सा घृणा, एक नामालूम सी वर्चस्व विकसित होने लगता है। तो यह जो पूरा विकास है, यह सब सूचना क्रांति के रास्ते हमें मिला। दूसरा, सूचना क्रांति ने मानवीय संवेदना और मानवीय स्पर्श के सारे धरातलों को नष्ट करना शुरू किया। जब मैं किसी दुकान पर जाता हूं और किसी मनुष्य से मिलता हूं, उससे बात करता हूं, तो ये जो मानवीय संवाद है, ये 1000 साल पुराने संवाद, ये 1000 साल पुरानी जो परंपरा है, 1000 साल में यह जो वाक्य निर्मित हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका एक तरह से पुनर्निर्माण करता है यह संबंध। लेकिन जो ही मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग में जाता हूं और धीरे धीरे मेरे भीतर वो संवाद की सारी संभावनाएं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसकी सारी संभावनाएं नष्ट होने लगती हैं। और ये इतनी खूबसूरती से नष्ट होता है कि हम इसे ज्ञान समझते हैं। और आप देखिए कि सूचना क्रांति ने जो सबसे बड़ा हमला किया है वो मनुष्य के विवेक पर हमला किया। मैं यहां पर केरल में बैठे बैठे जितनी देर में दिल्ली एक चिट्ठी भेज सकता हूं, उतनी ही देर में न्यूयॉर्क भी एक चिट्ठी भेज सकता हूं। तो क्या यह जो स्पेस टाइम का संदर्भ है उसका कोई अर्थ बचता है? और फिर क्या यह कोई अतिरिक्त समय पैदा करता है? और इस तरह से आप देखेंगे कि एक नए तरह से वर्चस्व, एक नए तरह से मनुष्य के ऊपर एकाधिकार का एक नया खेल, एक नया संदर्भ शुरू होता है। मैं एक और बात कह के फिर अपनी बात यहां पे समाप्त करना चाहूंगा, और वो बात ये है कि मार्क्स ने इस बात को रखा कि श्रम पूंजी पैदा करता है और यहां से श्रम के कानून बने, श्रम के घंटों का निर्धारण हुआ। यानी एक मजदूर अगर 8 घंटे काम करता है तो उस 8 घंटे का आर्थिक अर्थ क्या है? लेकिन क्या आज के मनुष्य के काम करने के घंटों का कोई निर्धारण है? क्या 1 बजे मुझे कोई मेल मिल सकता है और उस मेल का अगर मैं उस समय जवाब देता हूं, क्या वो मेरे काम के घंटों में है? यानी कहने का अर्थ सिर्फ यह है कि हम 19वीं सदी में जिस तार्किकता, जिस प्रबोधन, जिस स्वतंत्रता, जिस समानता, जिस न्याय की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़े थे, आज मनुष्य के सामने ये सारे संबंध, ये सारी विचारधाराएं, ये सारे प्रस्थान एक नए प्रश्न की तरह सामने हैं। और इसलिए हम एक ऐसी गति का सृजन कर रहे हैं जिसका मनुष्य और प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। इस 500 जीबी और इस 64 जीबी और इस 128 जीबी से मनुष्य का कोई रिश्ता नहीं है। फेसबुक पर जो 5000 लोगों की संख्या है, इस 5000 से कोई सामाजिक संवाद संभव नहीं है। यह दरअसल 2 लोगों के बीच एक तीसरे की उपस्थिति और उस तीसरे द्वारा सबको नियंत्रित कर लेने की कोशिश है। और यह तीसरा जो है वो टेक्नोलॉजी है। और मनुष्य जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, दरअसल वो टेक्नोलॉजी उस मनुष्य का इस्तेमाल कर रही है।
हम में से कोई नहीं पूछता, और इस सवाल की तरफ हम में से कोई नहीं पूछता कि आखिर फेसबुक पे ये जो हजारों घंटे और लाखों घंटे मनुष्य रोज खर्च कर रहा है, वह घंटे और वह समय किसके लिए पूंजी पैदा कर रहा है। हमारे भीतर ये सवाल नहीं आता, और धीरे धीरे सवालों के मरने से हमारे भीतर की चेतना समाप्त होने लगती है। मैं एक उदाहरण का हमेशा जिक्र करता हूं, और अभी भी मुझे लगता है कि जब हम टूथपेस्ट का एक विज्ञापन देख रहे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि 99% डेंटिस्ट द्वारा आजमाया हुआ, तो हमारे मन में ये सवाल नहीं उठता ये 99% आए कहां से। क्या उसमें केरल के कालड़ी के डेंटिस्टों से भी पूछा गया? बिल्कुल नहीं पूछा गया। लेकिन हमारे भीतर एक सफेद झूठ हमारे सामने आता है और हम उसको उसके लिए अभ्यस्त होते जाते हैं। बल्कि मैं इस बात को भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि 92 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसको भी हम इस सूचना क्रांति के रास्ते देख और समझ सकते हैं। इस बात को लेकर शोध होना चाहिए कि 92 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसको 88 और 89 में दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे महाभारत और रामायण से उसका क्या संबंध है, और समाज के भीतर उसने किस तरह की चीजों को बदला। तो दरअसल हम एक ऐसे युग में हैं जहां पे राजनीति में परिवर्तन की जरूरत नहीं है, जहां मनुष्य और समाज में परिवर्तन किया जाता है। आने वाले समय में हम एक ऐसे समय में पहुंचने वाले हैं जहां हमारे भीतर ये 64 GB और 128 GB लगा दिया जाएगा, और वहां से हमारी चेतना, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि पर नियंत्रण किया जाएगा। आप देखिए कि आज से 150 साल पहले 150 साल पहले के आसपास दोस्तोयेवस्की ने इडियट उपन्यास लिखा था, और दोस्तोयेवस्की ने उस समय इस बात का जिक्र किया था कि जो प्रिंस है, जो नायक है उपन्यास का, वो जा रहा है और अचानक से उसको लगता है कि उसके पीछे कोई दो लोग हैं जो उसको घूर रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसको कोई नजर नहीं आता, और वो बार बार इस बात से परेशान है कि कोई पीछे उसका पीछा कर रहा है, और वो थोड़ी देर के बाद गस खाकर वहीं गिर जाता है। यह जो सीसीटीवी कैमरा है, 90% सीसीटीवी कैमरा के पीछे कोई नहीं बैठा है, लेकिन क्या हम इस चेतना से मुक्त हो पाते हैं? दरअसल सीसीटीवी कैमरा कहीं बाहर आरोपित नहीं किया जाता, वो दरअसल हमारी चेतना के भीतर आरोपित कर दिया जाता है। और जब यह वाक्य लिखा होता है कि आप सावधान, आपके पीछे, आप कैमरे की निगाह में हैं, तो दरअसल वो कैमरा हमारे भीतर प्रविष्ट कर जाता है, और उस कैमरे की निगाह हमारे ऊपर निगाह रखने लगती है, और हमारा सेल्फ, हमारा आत्म विभाजित होने लगता है। आज के मनुष्य के सामने सबसे बड़ा संकट इस आत्म के विभाजन से उत्पन्न संकट है। इस आत्म के विभाजन से जो संघर्ष है, उस संघर्ष में मौजूद होने का संकट है। उस भाषा का संकट है जिस भाषा का अर्थ बदल दिया गया है। उस तर्क का संकट है जिस तर्क ने वर्चस्व का रूप अख्तियार कर लिया है। और इसलिए आज का मनुष्य ज्यादा घिरा हुआ है, ज्यादा फंसा हुआ है। उसके सामने हर तरह की चीजें नए अर्थ में है। मुझे बौद्रिया का वह कथन अक्सर याद आता है, जहां बौद्रिया इस बात को कहते हैं कि अचानक मुझे गली में जाता हुआ एक पागल दिखा। अचानक मुझे गली में जाता हुआ एक पागल दिखा जिसे खुद से बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं थी। हम लगभग एक ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जहां हमें खुद से बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत हो रही है, और यह आत्मसंवाद के क्षरण का, आत्मसंवाद के नष्ट होने का बहुत बड़ा संकट है। और यह आत्मसंवाद अगर नष्ट हो गया तो मनुष्य होने के हमारे सारे अर्थ मिट जाएंगे। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मुझे लगता है कि आज जब 20वीं सदी के गुजरे हुए 20 साल गुजर गए हैं, नई सदी के 2 दशक हो चुके हैं, तब 20वीं सदी में लौटना अपने आत्म को बचाने की एक कोशिश है। उस जद्दोजहद में शामिल होना है जहां मनुष्य की पीठ दूसरे की पीठ से रगड़ खाती है और एक संवाद उत्पन्न होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सर, आपने 20वीं सदी के विचार नामक इस गंभीर विषय पर गंभीर, ज्ञानवर्धक तथा विस्तृत व्याख्यान देकर हमें लाभान्वित किया।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चर्चा के लिए समय है। आप में से यदि कोई सवाल पूछना चाहते हो या फिर कोई विचार रखना चाहते हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या तो फिर चैट बॉक्स द्वारा लिखकर भी भेज सकते हैं। बाहर से भी कई लोग तो जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं तो नाम देखती हूँ, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पद्मप्रिया जी हैं, कालड़ी विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर रवि सर हैं, कोचिन विश्वविद्यालय के आदित्य टीचर हैं, हेब्बार सर हैं, कालड़ी के हरमन जी हैं। अब तो अपने विचार तो अभी तो प्रकट कर सकते हैं। बाबू सर हैं, केरल हिंदी साहित्य मंडल के सभी सदस्य हैं। शायद माइक ऑन नहीं है तबू अब्राहम जी का, जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ബാബു സർ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആണല്ലോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുമോ सर? माइक अनम्यूट करिए। बाबू सर माइक अनम्यूट करिए। हेलो सर। बाबू सर। जी, ये एक सवाल आया है, अगर आप कहें तो मैं तब तक यहाँ से बात शुरू करूँ। यूरोप क्रांति में मानव कभी प्रकृति से जीतता था तो कभी हारता था। इसे जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि यूरोप क्रांति से पहले की ये स्थिति थी जब मनुष्य और प्रकृति के बीच एक द्वंद्व था और मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश मनुष्य के मन में तभी आई जब वो पहली बार उसमें चेतना का विकास हुआ और प्रकृति से जीतने और हारने का जो यह क्रम था, इसमें प्रकृति से लगातार सीखता रहा मनुष्य। आप देखिए कि प्रकृति से ही उसको जीवन की तमाम चीजें मिलती थी, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पशु हो, जो है, और इसमें उसके सामने लगातार चुनौती भी थी। सूखा है, बाढ़ है, तो प्रकृति के साथ एक ऐसा संघर्ष था मनुष्य का जहां वो प्रकृति से लेता भी था और प्रकृति को देता भी था। लेकिन प्रकृति और मनुष्य के बीच यहाँ पर एक गति का सवाल था, और गति का सवाल इसलिए क्योंकि मनुष्य के जो दो हाथ हैं उसकी गति अबाध नहीं है। फर्ज कीजिए कि एक जंगल को दो लोग जितनी देर में साफ करेंगे उतनी ही देर में जंगल के उगने की भी संभावना है, और यहां से उन्मूलन और निर्माण दोनों की प्रक्रिया चलती थी। लेकिन जब एक तीसरी चीज का आगमन इसके बीच होता है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यंत्र, और उस तीसरी चीज ने इस संबंध को डिस्टर्ब करना, इस संबंध को परिवर्तित करना शुरू किया। और परिवर्तित करना इस अर्थ में शुरू किया कि जो मनुष्य 2 दिन में जिस जंगल को साफ करता उसको अब 2 घंटे में कर सकता है। और यहां से प्रकृति के दोहन की एक नई परंपरा शुरू हुई, एक नई चेतना विकसित हुई, और मनुष्य को लगने लगा कि प्रकृति की का जो यह अदम्य भंडार है, उस भंडार में वो कुछ भी ले सकता है। और प्रकृति को नियंत्रित करने की जो उसकी आकांक्षा हजारों वर्ष पुरानी थी, उस आकांक्षा ने लालच और वर्चस्व का एक नया बोध बनाना शुरू किया। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य ने आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया,
उस आधुनिक प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को ही नष्ट करना शुरू किया। और इसलिए नष्ट करना शुरू किया क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी का दुश्मन प्रकृति था और मनुष्य स्वयं प्रकृति का अंश है। और तमाम तरह के युद्ध और विस्फोट और बम विस्फोट आप देखिए, तो जिस बम को मनुष्य खुद बनाता है उसका इस्तेमाल वो अपने ऊपर ही करता है। तो ये बात है। दूसरा सवाल 20वीं सदी में स्त्री की संवेदना। देखिए, 20वीं सदी का जो सबसे बड़ा संकट है वो है बिलगाव, एलिनेशन जो है। और एलिनेशन कहाँ से आया? तो एलिनेशन मूलतः इस रूप में आया कि मनुष्य जिन चीजों का निर्माण कर रहा है, उस औद्योगिक क्रांति से पहले फर्ज कीजिए एक आदमी अगर घड़ा बनाता है तो वो पूरी उसकी कृति थी, वो उसके द्वारा निर्मित कला थी। लेकिन जब हम नई सदी में आ रहे हैं तो मुझे मालूम होता है कि गुड़गांव में जो मारुति की कंपनी है वो 52 सेकंड में एक मारुति कार तैयार करती है, और उस 52 सेकंड में हर मजदूर के पास एक खास पेच कसने की जिम्मेदारी है। और अगर वो 15 मिनट के लंच में अगर वो 16 मिनट कर देता है तो वो एक कार बनाने के काम से वंचित हो जाएगा। तो यहां से जब मनुष्य एक बड़ी कृति में सिर्फ एक पुर्जा कसने भर का रहता है तो वहां से उसके भीतर एक एलिनेशन की शुरुआत होती है। लेकिन 20वीं सदी में चूंकि औरतें, स्त्रियां जो हैं वो उस रूप में बिलगाव का शिकार नहीं हुई, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो 21वीं सदी, जो नई सदी है, इसको शायद आप मेरी शुभेच्छा समझें या आप इसको एक तरह का के उस रूप में देखें, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय स्त्रियों का समय होगा। इसलिए स्त्रियों का समय होगा क्योंकि पुरुषों ने इस दुनिया को जीने लायक नहीं रहने दिया। इस अर्थ में जीने लायक नहीं रहने दिया है क्योंकि उन्होंने हर चीज का बंटवारा अपने हिस्से में कर लिया। और हम बहुत जल्द एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां प्रकृति की हर इस्तेमाल की जाने वाली चीजें। आज देखिए, आज के सामने, मनुष्य के सामने सबसे बड़ा सवाल जो ये ग्रीन कॉरिडोर और ये जो प्रदूषण को लेकर है। आप देखिए, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये सब बेच चुके हैं। अब उनके पास बेचने के लिए एक नया है, वो है पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। और ये सवाल पूछना चाहिए कि जो कंपनी एसी बनाती है वही कंपनी पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस भी बनाती है। ये अपने आप में अजीब सी विडंबना है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक वर्चस्ववादी दुनिया है, यह जो नियंत्रण और ताकत की दुनिया है, इस ताकत की दुनिया का उस अर्थ में स्त्रियां हिस्सा नहीं है। और इसलिए स्त्रियों की दुनिया एक नए तरह का संदर्भ, एक नए तरह का अर्थ रचती हैं, ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। जी नमस्ते, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी आ रही। जी नमस्ते सर, मुझे आपका व्याख्यान बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे 2 सवाल भी किए, मैंने किए थे अभी जो सवाल किए थे। तो जैसे आपने बताया था कि हम फोन पे इतने सारे घंटे व्यतीत करते हैं और इतना, मतलब आपने बोला था कि मतलब आज का जो समय है उसे हम बर्बाद। जी सुनाई दे रहा है? जी हाँ जी। तो मैं इसी बात पर, मतलब जैसा हम फोन उठाते हैं तो हमें मतलब इतने सालों की डिटेल हमें मिल जाती है, 52, 51 या बहुत सारे। तो जैसे आपके व्याख्यान को सुनकर लग रहा था कि काल जो है वो मतलब इतना जल्दी व्यतीत होने वाला है, काल की एक सीमा जैसे आप बता रहे थे, है ना। हम सबके फोन पे है ये कि हम फोन जब उठाते हैं और उसमें जब हम वो देखते हैं ईयर और वो टाइम जब हम देखते हैं तो बहुत सी ईयर हमारे सामने ऐसे पड़े हैं। तो काल जो है वो मानव ने मतलब पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हैं, उन्हें होने कितने होने हैं, कितने नहीं होने हैं। तो संसार की जो कालातीत जो समय है वो पहले से ही मनुष्य ने मतलब पहले ही जहन में उनके हैं कि इतना होगा संसार। पहले भी अब कोरोना जब आया तो सबने सोचा कि संसार खत्म होने वाला है,
तो इस 20वीं सदी या 21वीं सदी या जिस 22वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो इतना जल्दी व्यतीत होने वाला है और मनुष्य जो है वो इतना विज्ञान के पीछे भाग रहा है कि उसकी जो आज की जो वर्तमान है वो उसको भूलता जा रहा है और भविष्य की ओर सबसे ज्यादा देख रहा है। बस मैं ऐसा ही जोड़ना चाह रही थी, कोई सवाल नहीं है सर। आपका व्याख्यान मुझे बहुत अच्छा लगा सर, इसलिए बोलने लगी थी, इसलिए थैंक यू सो मच। अच्युतानंद जी नमस्कार। मेरा नाम बाबू है, मेरा नाम बाबू है। जी 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 नमस्कार। एक आवाज आती है? जी आवाज आती है? जी जी आ रही है आवाज। अरे, एक जटिल समस्या से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों की विशद विवेचना आपके भाषण की मूल अंदर वस्तु है। मनुष्य और समाज के संबंधों का विश्लेषण का कार्य आज की ज्वलंत समस्या है। मनुष्य और समाज के संबंधों का विश्लेषण कार्य ऊपर से देखने से तो बहुत सरल प्रतीत होता है, वास्तव में ये बहुत कठिन काम है। अनेक विषय है, मनुष्य और समाज का संबंध, व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, जनवाद, डेमोक्रेसी, भारत जैसे देशों में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का विश्लेषण, विकास यानी डेवलपमेंट का आर्थिक आधार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ग संबंध, मनुष्य की नैतिकता, क्लास स्ट्रगल, कामकाज की वर्तमान जटिल दुनिया, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन की जटिलता, सामूहिकता का विकास, अनेक विषय है। नव औपनिवेशिक दौर के सांप्रदायिक फासीवाद, सांस्कृतिक क्षेत्र में साम्राज्यवाद का अतिशय, अनेक समस्याएं हैं। इन सभी विषयों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का विश्लेषण सरल भाषा में आपने किया है। बहुत जानकारी हमको मिली है, बहुत जानकारी मिली है ना। वो विस्तृत विषय है ना, गंभीर विषय है ना, लेकिन कम समय के अंतर्गत आपने सारे विषयों का विश्लेषण एक प्रकार से गहनतम और गंभीरतम विचार आपने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अच्युतानंद जी। शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार। अगर सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, नमस्ते अच्युतानंद मिश्र जी। मैं बाबू विश्वनाथ बोल रहा हूँ। जी। अच्छा, वैसे 20वीं सदी के कई सारे संदर्भों को बड़ी रोचकता के साथ आपने हमारे समक्ष रखा है और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे आपने एक बात उठाई थी ना, ये जो मोबाइल की ये जो बात उठाई थी आपने, वैसे मोबाइल जो है कि एक साथ कई कार्यों को पूरा कर लेता है। कि मैं कहना चाहूंगा कि कला के संदर्भ में भी कुछ ऐसी विशेषताएं हमें प्राप्त हो रही है, जिसे समकाल में हम महसूस कर रहा है कि ये जो कला की परिभाषाएं है कि वो बदलती जा रही है। कट एंड पेस्ट का ये जो जमाना है कि वहां कला का बनना उतना मुश्किल कार्य नहीं है। जैसे देखिए ना कि खिलाड़ी गायक बन रहा है और गायक जो है कि वो अभिनेता बन रहा है और अभिनेता स्वयं वो खिलाड़ी में बदल रहा है। तो इस तरह की ये जो बातें है कि वो कला के संदर्भ में हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि सच पूछा जा तो कलाकार और आस्वादक में फिलहाल कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है ना। जैसे कि रियलिटी शोज जो है ना कि उसे हम इसके लिए एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। रियलिटी शोज में जो है कि एक तरफ क्या है कि कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर लेता है, तो दूसरी तरफ उसमें ये जो आस्वादक बैठे हुए हैं कि वो अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शित कर लेते हैं।
ठीक है, तो मैं कहना यह चाहूंगा कि कला के क्षेत्र में एक तरफ वहां कला का विपणन होता है, तो दूसरी तरफ क्या है कि वहां आस्वादकों की संवेदनाओं का भी विपणन साथ में होने लगता है। यानी कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज का ये जो समय है कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने उस बारे में बात भी की थी, जैसे कि जनप्रिय संस्कृति का ये जो सौंदर्य शास्त्र है कि उसे काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, और जनप्रिय संस्कृति के सौंदर्य शास्त्र के उस संदर्भ में मनुष्य की वो जो संवेदनाएं है कि वो भी विपणन की वस्तुओं में बदल रही है। हाइपर मॉडर्निटी के उस जमाने में हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि रुचि, गंध, स्पर्श सभी के सभी विपणन की वस्तुओं में तब्दील होती जा रही है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपने उस संदर्भ को हमारे सामने रखा है। तो उस मोबाइल के माध्यम से क्या है कि उन सारे संदर्भों को आपने हमारे सामने अप्रत्यक्ष रूप में रखा, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत बढ़िया। मैं इसमें आपकी ही बात में एक बात उसमें और जोड़ूं कि देखिए हमारे यहाँ जो समय बदला वो 90 के बाद बहुत तेजी से बदला, और उसको कई तरह के ऐड में भी आप देख सकते हैं। पहली बार लक्स साबुन का ऐड 90 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण था। जो भी उस समय की सबसे महत्वपूर्ण सिने तारिका हीरोइन होती थी उनको वो मिलता था, और उस ऐड के जरिए सिर्फ एक साबुन नहीं बेचा जा रहा था, नहाने और प्रसाधन के तमाम तरीके को बेचा जा रहा था। वो कई बार लगता था कि सिर्फ एक साबुन का प्रचार हो रहा है, लेकिन वो साबुन नहीं है। उस बहाने एक अति आधुनिक किस्म का स्नान घर भी बेचा जा रहा था, और स्नान घर का स्वप्न बेचा जा रहा था, जो अगले 20 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान के मध्य वर्ग का यथार्थ बन जाता है। तो ये जो एक उपभोक्ता स्वप्न का उपभोक्ता यथार्थ में बदलने की जो कथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम सब रूबरू हुए पिछले 2-2.5 दशकों में। धन्यवाद। ज्योति जी, अगला कार्यक्रम की ओर बढ़े। जी, चर्चा में भाग लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक पर्चा प्रस्तुति है। 20वीं सदी में कई विमर्श भी सामने आए हैं, उनमें तृतीय लिंगी विमर्श भी एक है। तो 20वीं सदी के हिंदी साहित्य में तृतीय लिंगी जीवन नामक विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने के लिए मैं महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में शोध छात्रा दीप्ति दास जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ 20वीं सदी के हिंदी साहित्य में तृतीय लिंगी जीवन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें मुख्य रूप से यमदेव और तीसरी ताली उपन्यास के बारे में के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहती हूँ, जिसमें है प्रकृति जो है, प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना तो मनुष्य की है। मनुष्य जिसमें 2 लिंग मुख्य रूप से मानते हैं, जहाँ स्त्री और पुरुष है। मनुष्य एक ऐसी रचना है जिसकी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में हम देखते हैं, और अन्य जीवों से ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से भावनाएं मनुष्य में ज्यादा रहती है। और इस रूप से जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी शारीरिक रूप घटना से ही उसका लिंग तय किया जाता है। लेकिन एक बालक के बढ़ते कदम से उसके मानसिक रूप में जो है एक हलचल मचती है कि वह अपने अस्तित्व को ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है कि वह कौन है। तो इस तरह से जो है एक मनुष्य के मन में अपने लिंग का अस्तित्व ढूंढता रहता है। तो इसमें क्या है, वह एक तृतीय लिंग है, वह क्या है, कौन है, इसकी तलाश करता रहता है। तो इस रूप से क्या है, एक तृतीय लिंग जो है, जो ना ही पुरुष है और ना ही स्त्री, वह यानी इस बीच में फंस गए हैं वे लोग। इसे यानी तृतीय लिंग जो है हम कई नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हिजड़ा, किन्नर, तृतीय लिंग, उभय लिंगी, इस नाम से हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो है वे समाज के एक, यानी हमारी 20वीं सदी पे आने पर भी समाज में एक
अलग रूप से देखा जाता है। उन्हें अपने हमारे समाज के सम्मान रूप से नहीं देखा जाता है। एक पिछड़ी जाति है, शरीर लिंगी शरीर से विकलांग लोगों को हमारे समूह में पढ़ाया जाता है, उन्हें स्थान दिया जाता है, उन्हों के लिए यात्रा करने के लिए सभी के लिए स्थान दिया जाता है। लेकिन तृतीय वर्ग के लोगों के लिए जो है हमारे समूह में आज भी एक हिजड़ा जो नाम है वह गाली के रूप में भी हमारे समूह में गाली के नाम से देते हैं, गाली के नाम से उन्हें जाना जाता है। शुभ कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए, शादी इस तरह के मंगल कार्य के लिए शायद उन्हें उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें समूह में देखा नहीं जाता, उनका एक अलग समाज है। तो इस तरह से हम हिंदी साहित्य में एक पहली लहर नीरजा माधव जी ने चलाई थी 2002 में अपनी उपन्यास यमदीप द्वारा। यमदीप में वही एक हिजड़ा यानी तृतीय लिंगी पात्र द्वारा उन्होंने इस जीवन यानी तृतीय लिंगी जीवन का चित्र इसमें दर्शाया था, जिसमें नंद रानी के पात्र द्वारा जो है हमारे समूह का चित्रण दिखाया। इसमें जो है पहला ही यानी परिवार वाले ही तृतीय लिंग को नहीं अपनाते, तो समाज कैसे अपनाएगा? परिवार वाले जो है ये तृतीय लिंग में जन्म लेने के कारण परिवार वाले विवश है, उन्हें अपनाने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इस कारण क्या है, वे विस्थापन का कारण बन जाते हैं, यानी वे अपने यानी हिजड़े समुदाय में जाकर गुरु के सामने अपना जीवन बिताते हैं और गुरु के आदेश से अपना जीवन बिताते हैं और ताली बजाकर नाच गाकर अपना जीवन बिताते हैं। तो यमदीप में इसी तरह से बताया गया है। तो इसमें क्या है, वे नंद रानी जो है जो बाद में नाच बीबी नाम से बन जाती है, और इसमें जो है वह एक स्कूल में जाती है, अपने स्कूल में जाकर अपने दत्त यानी अपने पुत्र को यानी दान ये पुत्र को स्कूल में भर्ती कराने के लिए ले जाती है। लेकिन क्या है, वहाँ अध्यापक और छात्रगण उसे सम्मान नहीं देते, उन्हें कानाफूसी करके अपमानित करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इस उपन्यास में जो है तृतीय लिंगी वर्ग को बहुत ही कष्टदायक जीवन बिताना पड़ता है। और इसके बाद यानी 2002 के बाद 8 साल बाद तृतीय लिंगी जीवन की उपन्यास जो है प्रदीप सौरज जी ने लिखा था 2011 में। वे एक लेखक के साथ साथ पत्रकार भी थे, इसलिए उन्होंने ये तृतीय लिंगी जीवन को आंखों देखा जीवन तीसरी ताली में प्रस्तुत किया है। तीसरी ताली इसमें जो है एक देह जहां पर व्यापार के रूप में काम कर जाता है, यानी देह यहाँ तृतीय लिंगी लोग और स्त्री इन दोनों के रूप का चित्रण दिया गया है। स्त्री और तृतीय लिंगी वर्ग लोग जो है अपना देह व्यापार करने के लिए मजबूर बन जाते हैं और एक ऐसे दल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, और इस देह व्यापार में वे फंस जाते हैं। अपना देह बेच करके शरीर बेच करके उन्हें पेट पालने की नौबत आ जाती है। तो इस तरह से दोनों उपन्यास में यहाँ दिखाया गया है कि तृतीय लिंगी लोग जो है एक ऐसे समूह है जो नहीं हमारे सामने नहीं जीते हैं, एक अलग वर्ग के रूप में जीते हैं, और इन्हें जो है अपना शरीर बेच करके पेट पालने के नौबत में आ जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो 20वीं सदी में जो है हमारे आज के समूह में यानी 2014 में ही इन्हें हमारे सरकारी दस्तावेजों में पुरुष और स्त्री के बाद एक अन्य कॉलम दिया गया। इतने साल बाद ये तृतीय लिंगी लोगों को स्थान दिया गया है। और आज आते आते हमारे समूह में
इन लोगों को स्थान धीरे धीरे दिया गया है। और इस तरह से मैं संक्षिप्त में कहना चाहती हूँ कि हमारे समूह में जो है तृतीय लिंगी वर्गों को जो है समान समाज में सम्मान देना बहुत ही कम ही मिल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति जी। अब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस कार्यक्रम की सह संयोजिका तथा केरल हिंदी साहित्य मंडल कुच्ची के सचिव डॉक्टर सी राधामणी जी को आमंत्रित करती हूँ। राधामणी जी। ഹലോ ഹലോ ആ റോഫ് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല एक मिनट हेलो हेलो सुन रहा है क्या? जी जी मिस। बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी, केरल हिंदी साहित्य मंडल का अध्यक्ष डॉक्टर टी.एन. विशंबरन सर, सेंट पीटर्स कॉलेज के अन्य अध्यापक बंधुओं, केरल हिंदी साहित्य मंडल के अन्य सहयोगी बंधुओं, अन्य संस्थाओं से जुड़े हिंदी प्रेमियों, अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं, आजादी का अमृत महोत्सव और केरल हिंदी साहित्य मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष के सिलसिले में आयोजित व्याख्यान माला की 5वीं कड़ी है। इस कार्यक्रम में धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। मैं सीधे अपने कर्तव्य की ओर जा रही हूँ। कार्यक्रम का अध्यक्ष आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस सर हैं। सर को मैं तहे दिल से साहित्य मंडल की ओर से और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज का मुख्य वक्ता डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी हैं, जो श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य हैं। 2 साल पहले सर से मेरी मुलाकात हुई है। जब वे गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में आए थे तब वहां मैं भी मौजूद थी और सर का गंभीर भाषण सुनने का अवसर पहले ही मुझे मिला है। आज 20वीं सदी के विचार विषय पर सर ने सहज और सरल ढंग से अपने सुबोध एवं गंभीर विचार प्रस्तुत किया। 21वीं सदी में मानव के बीच संवाद नष्ट हो रहा है। 20वीं सदी की ओर लौटना वाजिब है। युग की मांग है संवादात्मकता बनाए रखना। ये तो आपने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। सर, आपके भाषण से हम सब लाभान्वित हुए हैं। आपको तहे दिल से, दिल की भाषा में अपनी तरफ से, केरल हिंदी साहित्य मंडल की तरफ से, सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी हिंदी विभाग की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और चर्चा में भाग लेकर डॉक्टर सुगीता, डॉक्टर टी.ए. बाबू सर, डॉक्टर बाबू विश्वनाथन सर आदि ने इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बनाया। उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। 20वीं सदी के हिंदी साहित्य में तृतीय लिंगी जीवन पर दीप्ति दास शोध छात्रा महाराजास कॉलेज ने पर्चा प्रस्तुत किया है। दीप्ति को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी के अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं, अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों, छात्रों, सबके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ। भारत के विभिन्न प्रांतों से इस वेबिनार में
जुड़े सभी विद्वजनों सबको मैं हृदय की भाषा में आभार प्रकट करती हूँ। अंत में एक बार फिर धन्यवाद देते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी परिचय देना चाहूंगी। मैं ज्योति कृष्णन गुजरात में पीजी कर रही हूँ। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होते हैं। बाकी सबको हृदय की भाषा में धन्यवाद ज्ञापित करती हुई विदा लेती हूँ। धन्यवाद। कोलंचेरी महाविद्यालय का बहुत आभार, कार्यक्रम की संयोजिका सिद्धू जी का बहुत आभार, केरल साहित्य मंडल की सचिव राधा मनी जी का बहुत आभार, एवं इस कार्यक्रम में जितने लोग उपस्थित हैं इन सब के प्रति मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बात के लिए भी कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना और अवसर दिया। मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।